यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब रुद्रांश आत्मसंतुष्ट था, तभी पास में जमीन पर गिरे जयव्रत का शरीर अचानक हिल उठा और फिर वह एक लहूलाल छाया में बदल गया जो दूर की ओर बिजली की तरह लपका। एक ही पल में जयव्रत रुद्रांश के नजर से गायब हो गया। रुद्रांश के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव जम गया और फिर वह एक क्रूर अभिव्यक्ति में बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जयव्रत में अभी भी किसी गति तकनीक का उपयोग करने की ताकत बची होगी। अगर उसे यह पता होता तो वह यहाँ आते ही हमला कर देता और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। अन्यथा वह अपने खोए हुए कान का बदला ले पाता। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल के अंदर की निराशा और क्रोध को दबाया और फिर उसने मोहिनी की ओर देखा जो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ी थी। इस समय मोहिनी काफी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था जबकि उसके मुंह के कोने से लाल खून की एक लकीर बह रही थी। इसके अलावा उसके पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, मोहिनी बेहद खूबसूरत थी। भले ही वह अभी ऐसी दयनीय स्थिति में थी, फिर भी वह बेहद खूबसूरत थी और इस हद तक कि क्योंकि उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा था, वह पुरुषों के लिए घातक आकर्षण भी बिखेर रही थी। रुद्रांश की आंखों की गहराई में कामुकता की एक झलक दिखी जब उसने उसे देखा और फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कहा, मोहिनी, हमें कट्टर दुश्मन बनने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी गलती आरव के पक्ष में खड़े होना था। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि हम एक ही तलवार संप्रदाय से हैं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम आपसी साधना के लिए मेरी दिव्य जोड़ी बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मोहिनी धीरे से खांसी और फिर उसने रुद्रांश की ओर सिर उठाया जबकि उसका पीला पड़ चुका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी दिव्य जोड़ी? रुद्रांश, तुम्हें सच में आईने में देखना चाहिए। क्या तुम जैसा कुत्ता भी मैं, मोहिनी, की दिव्य जोड़ी बनने के लायक है? रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने ठंडी सांस ली और कहा, मोहिनी, तो फिर मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। लेकिन चिंता मत करो, मरने से पहले भी मैं तुम्हें अपनी दिव्य जोड़ी जरूर बनाऊंगा। आखिरकार तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रुद्रांश का शरीर चमका और उसने मोहिनी के पेट की ओर अपने दाहिने पैर से वार किया। जाहिर है उसका इरादा उसके आत्मिक केंद्र को अपंग करना था। जैसे ही उसने रुद्रांश के बढ़ते हुए पैर को देखा, मोहिनी की आंखों में एक दृढ़ अभिव्यक्ति कौंधी। उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और अपने शरीर के अंदर बची हुई गूढ़ ऊर्जा को तेजी से प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका पेट थोड़ा फूल गया। जाहिर है उसने खुद को आत्मविस्फोट करने का इरादा कर लिया था। जब उसने यह दृश्य देखा तो रुद्रांश की अभिव्यक्ति बदल गई जबकि उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। उसने अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ाने में जरा भी देर नहीं की क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से मोहिनी को खुद को आत्मविस्फोट करने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि कोई और उससे भी ज्यादा तेज था। एक आकृति अचानक मोहिनी के सामने दिखाई दी और वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। इससे पहले उसने यहाँ हो रही लड़ाई की आवाज 50 किलोमीटर से अधिक दूर से सुनी थी। आरव उन्हें लूटने का इरादा रखता था और यहाँ भागने में जरा भी नहीं हिचका, लेकिन जब वह यहाँ पहुंचा तो उसने मोहिनी के खुद को आत्मविस्फोट करने की कगार पर होने का दृश्य देखा। उसे मोहिनी का अच्छी तरह से पता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इस प्रकार उसने एक वार किया। आरव ने अपने पीछे के रुद्रांश की परवाह नहीं की और इसके बजाय उसने अपनी हथेली मोहिनी के सिर पर दबाई।
उसके शरीर के अंदर की स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा तेजी से मोहिनी के शरीर में प्रवाहित हुई और फिर उसने अपनी गूढ़ ऊर्जा को नियंत्रित करके मोहिनी के शरीर के अंदर बेकाबू हो चुकी गूढ़ ऊर्जा को दबा दिया। उसी समय रुद्रांश का पैर उनके पीछे पहुंच चुका था और चूंकि आरव उसके सामने खड़ा था, इसलिए रुद्रांश का पैर आरव की पीठ से टकरा गया। बैंग! एक आकृति हवा में उड़ गई। हालांकि वह आरव नहीं था बल्कि रुद्रांश था। आरव के शरीर की वर्तमान ताकत के साथ रुद्रांश, जिसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, आरव को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। मोहिनी ने आरव को देखकर तुरंत राहत की सांस ली और फिर उसने अपने शरीर के अंदर की हिंसक गूढ़ ऊर्जा को दबा दिया। वह मौत से नहीं डरती थी, लेकिन अगर वह जी सकती थी तो वह खुशी से मौत क्यों चुनेगी। इस समय रुद्रांश की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी क्योंकि उसने आरव को देखा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि हवा में उड़ने वाला वही होगा। आरव ने अपनी स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा को वापस लिया, इससे पहले कि वह मुड़कर रुद्रांश को देखे, और फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कहा, मूल रूप से मैंने तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं करने का इरादा किया था क्योंकि मैं शैलाधर को सम्मान दे रहा था। क्योंकि अगर मैं तुम्हें जानबूझकर निशाना बनाता तो शैलाधर को स्पष्टीकरण देना मेरे लिए वास्तव में मुश्किल होता। इसके अलावा यह मेरे समय की बर्बादी भी होती। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, मेरा सोचने का तरीका गलत था। मुझे तुम जैसे कचरे से जल्द निपट लेना चाहिए था। मुझसे निपटो। रुद्रांश ने ठंडी सांस ली और कहा, आरव, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। लेकिन जो तुमने कहा वही मैं भी कहना चाहता था। मुझे तुमसे बहुत पहले ही निपट लेना चाहिए था। चूंकि हम अब एक दूसरे से मिल चुके हैं तो हम इसे अब क्यों न खत्म कर दें। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने एक स्ट्राइडर तंत्र और शक्ति तंत्र निकाले, इससे पहले कि वह उन्हें खुद पर मारता। उसके बाद उसके शरीर के अंदर की गूढ़ ऊर्जा गति जूते में तेजी से प्रवाहित हुई, इससे पहले कि उसने तेजी से तूफान चाल तकनीक का प्रदर्शन किया, जिससे उसका शरीर अचानक उसी जगह से गायब हो गया। एक पल में वह रुद्रांश के सामने आ गया और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार करने में जरा भी देर नहीं की। बैंगनी स्पिरिट तलवार तेजी से हवा में चीखी क्योंकि वह बिजली की चमक की तरह रुद्रांश के सिर की ओर नीचे गिरी। इस बार रुद्रांश की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें डर से भर गईं, क्योंकि उसने किंवदंतियों की तलवार इंटेंट को महसूस किया था। हाँ, आरव ने इस बार खुद को रोका नहीं था क्योंकि वह जानता था कि रुद्रांश के पास एक गुप्त हथियार है। हालांकि वह रुद्रांश के गुप्त हथियार से नहीं डरता था, लेकिन वह इतनी परेशानी में भी नहीं पड़ना चाहता था। चूंकि वह रुद्रांश से एक ही वार में निपट सकता था तो वह एक तीव्र लड़ाई क्यों लड़े और रुद्रांश को अपने गुप्त हथियार का उपयोग करने दे। आरव कोई बेवकूफ नहीं था। आरव की तलवार इंटेंट द्वारा रोके और दबाए जाने पर रुद्रांश पूरी तरह से बचने में असमर्थ था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। बेशक भले ही उसे रोकने और दबाने के लिए कोई तलवार इंटेंट नहीं थी, फिर भी वह बचने में असमर्थ होता। आखिरकार यह वह वार था जिसे आरव ने अपनी पूरी ताकत से किया था। भले ही वह भयभीत था, रुद्रांश की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसका गूढ़ ऊर्जा कवच तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दिया और फिर उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से ऊपर उठाया जबकि उसके पैर की उंगलियों के सिरे जमीन से हल्के से रगड़े। उसने फैसला किया था कि जब तक वह आरव के इस हमले को रोक लेता है, वह पीछे हट जाएगा और अपने गुप्त हथियार का उपयोग करेगा। इस समय उसमें कोई तिरस्कार नहीं बचा था और वह जानता था कि अगर उसने अपने गुप्त हथियार का उपयोग नहीं किया तो वह अगले ही पल यहां मर जाएगा।
हालांकि जिस तरह से उसने सोचा था वह सही था, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। क्लैंग। धातु के टूटने की स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज गूंजी, और फिर एक तलवार रुद्रांश के सिर से पैर तक नीचे चमकी। मेरा गुप्त हथियार, रुद्रांश बड़बड़ाया जबकि उसका शरीर तुरंत दो हिस्सों में कट गया, जिससे लाल खून जमीन पर बहने लगा और जमीन लहूलुहान हो गई। आरव ने अपनी तलवार म्यान में रखी और फिर उसने रुद्रांश को देखकर हल्के से सिर हिलाया जो दो हिस्सों में कट चुका था। इस घटना ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि जब वह किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है तो वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता, अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक सकता या अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता। अगर रुद्रांश ने अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की होती और आरव को कम नहीं आंका होता और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी होती, तो आरव निश्चित रूप से तलवार के एक ही वार से रुद्रांश को मार नहीं पाता। हालांकि रुद्रांश ने उस तरह से काम नहीं किया था। अपनी मौत से ठीक पहले के क्षण को छोड़कर जब उसने आरव की तलवार इंटेंट को महसूस किया, उसने शुरू से अंत तक आरव को कम आंका था। उसने अंत में आरव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आरव ने उसे मौका नहीं दिया। तुमने वास्तव में तलवार इंटेंट को समझा है? मोहिनी ने आरव के पीछे से हल्के अविश्वास के साथ कहा। आरव ने उसे जवाब देने के लिए मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना सिर उठाया, दूर की ओर देखा और फिर ठंडी हंसी हंसा। तुमने शो देखना खत्म कर दिया है, तो अब बाहर आने का समय है ना? जब मोहिनी ने उसे सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या कोई और भी यहाँ है? जैसे ही आरव ने बोलना खत्म किया, एक आकृति एक पेड़ के पीछे से बाहर निकली। जब मोहिनी ने इस आकृति को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई क्योंकि यह जयव्रत था जिसे उनके बीच की टक्कर के दौरान उसके साथ बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। लेकिन इस समय जयव्रत बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। जयव्रत ने कुछ कदम उठाए इससे पहले कि वह रुका, और फिर उसने मुस्कुराते हुए आरव को देखा इससे पहले कि उसने कहा, तो तुम तलवार संप्रदाय का असली गुप्त हथियार थे। इसका तलवार इंटेंट का पहला स्तर और स्वर्ण तत्व गूढ़ ऊर्जा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अद्वय के खिलाफ जाने की हिम्मत की। आरव ने अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। ठीक जब वह हमला करने वाला था, जयव्रत मुस्कुराया और कहा, मूल रूप से मैंने तुम दोनों से निपटने का इरादा किया था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और है जिसकी तुम्हें मुझसे ज्यादा मारने की इच्छा है। अगर तुम बच जाते हो तो हम आरोहण रैंकिंग्स के दूसरे दौर के दौरान मौत तक लड़ सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका शरीर हिला इससे पहले कि वह सीधे एक लहूलाल छाया में बदल गया जो पीछे की ओर लपका। उसी समय ऊर्जा से बना एक आग जैसा लाल कमल अचानक उस जगह के ऊपर हवा में फट गया जहां जयव्रत अभी खड़ा था। जब आरव ने इस लहूलाल कमल को देखा तो उसकी पलकें फड़क उठीं क्योंकि वह जानता था कि उसकी जगह का खुलासा हो गया है। इसलिए शायद हजारों इंसान और डार्क बिस्ट सभी दिशाओं से पास आ रहे थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक गहरी सांस लेने के बाद आरव मुड़ा और मोहिनी की ओर चल पड़ा। अपनी हथेली को पलटकर उसने उस पर एक उच्च श्रेणी का हीलिंग तंत्र चिपकाया और फिर उसने 3 स्ट्राइडर तंत्र निकाले और मोहिनी को देते हुए कहा, तुम्हारी ताकत के साथ महामाया पर्वत से निकलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जाओ जल्दी। मोहिनी ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया और फिर उसने झिझकना बंद कर दिया। उसने आरव के हाथ से स्ट्राइडर तंत्र लिए, मुड़ी और चली गई। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुकी और बोली, हम फिर मिलेंगे, है ना? आरव मुस्कुराया और कहा, निश्चित रूप से।
उससे जवाब मिलने के बाद मोहिनी ने सिर हिलाया और फिर वह और नहीं रुकी। वह दूर क्षितिज की ओर झपट गई। वह मोहिनी एक कृतघ्न इंसान नहीं थी। तर्क के अनुसार चूंकि आरव ने उसे बचाया था, इसलिए उसे आरव के साथ उन मनुष्यों और डार्क बिस्टों का सामना करने के लिए रुकना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि यह इसलिए नहीं था कि वह हृदयहीन और कृतघ्न थी। वह जानती थी कि आरव के लिए बोझ बनने के अलावा वह किसी काम की नहीं आएगी। इसलिए उसने दृढ़ता से मुड़ने और जाने का फैसला किया। दूर गायब होती मोहिनी को देखते हुए आरव मुस्कुराया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। वज्रक्रूर उसके सामने प्रकट हुआ और फिर वह उसकी पीठ पर कूद गया। हालांकि ठीक इसी क्षण आसपास अचानक अंधेरा छा गया। जब आरव ने सिर उठाकर देखा तो उसने जंगल के ऊपर हवा में उड़ते हुए डार्क बिस्टों का एक घना विस्तार देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, आरव ने यह भी महसूस किया कि अनगिनत आभाएं सभी दिशाओं से उसकी ओर दबाव डाल रही थीं। इन आभाओं में मनुष्यों की आभाएं भी शामिल थीं, लेकिन उनमें से अधिकतर डार्क बिस्टों की थीं। अगले ही पल अद्वय के नेतृत्व में मानव गूढ़ साधकों का समूह आरव के बाईं ओर दिखाई दिया। जैसे ही अद्वय यहां दिखाई दिया, डार्क बिस्ट साम्राज्य से वज्रेंद्र सभी डार्क बिस्टों को लेकर आरव के दाईं ओर आ गया। जब उन्होंने आरव के पैरों के नीचे वज्रक्रूर को देखा तो सभी मानव गूढ़ साधकों और डार्क बिस्टों ने हैरान कर देने वाले भाव प्रकट किए। खासकर डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्टों ने। जिस समय उन्हें झटका लगा उसी समय वे क्रोधित भी हुए, क्योंकि एक राजास्तर डार्क बिस्ट ने वास्तव में एक इंसान को अपनी पीठ पर खड़े होने दिया था। यह उनकी डार्क बिस्ट जाति के लिए एक अपमान था। वज्रेंद्र ने आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक पर एक गहरी नजर डाली। वह नहीं बोला और ऐसा लगा कि उसका इरादा छोटे साथी के मूल को जानने का था। उसने रुद्रांश को मार डाला। ठीक इसी क्षण किसी ने आश्चर्य से कहा। जब उन्होंने यह सुना तो आसपास के सभी अन्य लोगों ने आरव के बगल में पड़े शव की ओर देखा, और जब उन्होंने उसका रूप देखा तो उन्होंने क्रोधित भाव प्रकट किए। जाहिर है उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में अपने ही संप्रदाय के एक साथी शिष्य को मारने की हिम्मत करेगा। अद्वय ने अपनी नजर रुद्रांश के शव से हटाई और फिर उसने आरव को घूरकर कहा, आरव, तुम कितने निर्दयी हो। तुमने वास्तव में अपने ही संप्रदाय के एक वरिष्ठ भाई को मार डाला। आरव ने अद्वय पर अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने अपनी नजर सभी मनुष्यों और डार्क बिस्टों पर डाली और फिर वह जोर से हंसा और बोला, मुझ में, आरव में क्या क्षमता है कि मैं दक्षिणी क्षेत्र की पूरी युवा पीढ़ी और डार्क बिस्ट जाति के सभी युवा अभिजातों को एक साथ मिलकर मेरा पीछा करने के लिए मजबूर कर सकूं। आरोहण रैंकिंग्स के पूरे इतिहास में शायद केवल मैंने ही ऐसा सम्मान प्राप्त किया है ना? एक साथ मिलकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अद्वय ने सिर हिलाया और कहा, आरव, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। अगर उस रहस्यमय डार्क बिस्ट ने तुम्हारी आभा को छिपाने में मदद नहीं की होती तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने वज्रेंद्र को देखा और कहा, जिस व्यक्ति और डार्क बिस्ट को तुम ढूंढना चाहते थे वे मिल गए हैं। क्या तुम्हारी तरफ से यह किया जाएगा या हमें इंसानों को तुम्हारे लिए यह करना चाहिए? वज्रेंद्र ने 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर उसने आरव के पैरों के नीचे वज्रक्रूर को घूरकर देखा। उसके बाद दबाव का एक किनारा अचानक उसे घेर लिया, जबकि उसने गहरी आवाज में चिल्लाया, इधर आ जाओ। जैसे ही वह वज्रेंद्र के दबाव के संपर्क में आया, वज्रक्रूर ने अपनी आंखों में एक भयभीत भाव प्रकट किया और फिर वह आरव को अपनी पीठ से झटकने वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी मिंक अचानक आरव के कंधे से झपटकर वज्रक्रूर के सिर पर उतर गया। अपने छोटे पंजे की एक लहर के साथ
बैंगनी रोशनी का एक किनारा तुरंत वज्रग्रुड के सिर पर जा लगा और फिर वहां एक खूनी छेद दिखाई दिया। जब उसने बैंगनी मिंक को भड़कते हुए देखा तो वज्रग्रुड की आंखों में भय और गहरा हो गया और फिर उसने अपना सिर झुका लिया, जमीन पर लेट गया और कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर वज्रेंद्र का भाव बदल गया। यह सिर्फ वज्रेंद्र का भाव ही नहीं बदला था, यहाँ तक कि उसके पीछे खड़े अन्य लोगों के भाव भी बदल गए थे। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें सदमे और गंभीरता से भरी थीं। वज्रेंद्र के पास कोई ब्लडलाइन दबाव नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी प्रभावशाली आभा से दबाव था। इसलिए साधारण डार्कबिस्ट उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर भी अब इस साधारण राजास्तर वज्रग्रुड ने वास्तव में वज्रेंद्र के आदेशों की अवज्ञा की थी। उस रहस्यमय छोटे साथी का आखिरकार क्या पृष्ठभूमि है? इस बीच बैंगनी मिंक ने वज्रेंद्र को देखा और फिर उसकी आंखों में एक बैंगनी चमक कौंधी। इसके अलावा उसके छोटे पंजों पर बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। जाहिर है वह इस साथी से नाराज था जिसने उसके अधीन को हथियाने की कोशिश करने की हिम्मत की थी। वज्रेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने बैंगनी मिंक को घूरकर कहा, तुम एक बच्चे होते हुए भी बुद्धिमत्ता रखते हो और तुम ब्लडलाइन दबाव भी रखते हो। तर्क के अनुसार तुम्हें बहुत पहले ही महामाया पर्वत में प्रसिद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। इसके अलावा मेरी धारणा में डार्कबिस्ट जाति के इतिहास में तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम्हारी आखिरकार क्या पृष्ठभूमि है? छोटे साथी ने वज्रेंद्र को जवाब नहीं दिया। उसने अपने छोटे पंजे को वज्रग्रुड की ओर लहराया और वज्रग्रुड छोटे साथी का मतलब समझ गया और धीरे धीरे आसमान में उड़ गया। इस दृश्य को देखकर अद्वय ने माथे पर शिकन डाली। हालांकि उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि डार्कबिस्ट जाति आरव और उस रहस्यमय छोटे साथी को जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं देगी। जैसे ही उसने वज्रग्रुड को ऊंचा और ऊंचा उठते देखा, वज्रेंद्र के बगल में खड़ा निष्कांत धीमी आवाज में बोला, उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। श्रेष्ठ हुवेंद्र ने आदेश दिया है कि इसे किसी इंसान के हाथों में नहीं पड़ने दिया जा सकता। तुमने भी इसे देखा है। यह हमारी डार्कबिस्ट जाति के लिए एक असाधारण खतरा है। यह सुनकर वज्रेंद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और फिर उसे नीचे दबा दिया। अगले ही पल आरव के ऊपर आसमान में उड़ने वाले डार्कबिस्टों ने तुरंत आसमान और जमीन को ढक लिया, क्योंकि वे आरव और बैंगनी मिंक की ओर उमड़ पड़े। जब कुछ हजार उड़ने वाले डार्कबिस्ट एक साथ उमड़ पड़े तो इससे निकलने वाली प्रभावशाली आभा अत्यंत चौंकाने वाली थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो आरव का भाव बदल गया, जबकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह तलवार इंटेंट का उपयोग करने के लिए तैयार था। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी मिंक अचानक हवा में झपट गया और फिर बैंगनी रोशनी का एक किनारा अचानक उसके भीतर से विस्फोटक रूप से निकल आया। अगले ही पल एक अदृश्य ब्लडलाइन दबाव आसमान में उड़ रहे डार्कबिस्टों की ओर एक बाढ़ की तरह फैल गया। उसी समय गहरे बैंगनी रंग की मेहराबदार रोशनी के कुछ दर्जन गोले आसमान को चीरते हुए उन उड़ने वाले डार्कबिस्टों की ओर जा लगे। आरव का भाव बदल गया। वह जानता था कि छोटा साथी इस बार वास्तव में नाराज था, क्योंकि बैंगनी रोशनी के वे गोले छोटे साथी द्वारा अतीत में चलाए गए किसी भी बैंगनी प्रकाश से कई गुना अधिक मजबूत थे। जाहिर है छोटे साथी ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब वे उड़ने वाले डार्कबिस्ट बैंगनी मिंक के ब्लडलाइन दबाव के संपर्क में आए तो उन सभी ने बिना किसी अपवाद के रुक गए, जबकि उनकी आंखों में भय पैदा हो गया। उन्होंने एक इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
यहाँ तक कि उन्होंने छोटे साथी द्वारा चलाए गए बैंगनी प्रकाश के गोलों से बचने की भी हिम्मत नहीं की और उन्हें अपने शरीर पर लगने दिया। यह सिर्फ आसमान में उड़ने वाले डार्क बिस्ट ही नहीं थे, यहाँ तक कि जमीन पर मौजूद डार्क बिस्टों ने भी इस दबाव के सामने कांपना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर डार्क बिस्ट पहले ही जमीन पर लेट चुके थे। बैंग मध्य हवा में तुरंत कई तीखी चीखें फूट पड़ी और फिर कुछ दर्जन उड़ने वाले डार्क बिस्ट मध्य हवा से गिर गए। इस बीच वज्रगरुड़ उन उड़ने वाले डार्क बिस्टों के घेरे से बाहर निकल चुका था और आसमान में ऊपर उठ गया था। उसके बाद यह कुछ ही सांसों के समय में सभी के देखने के क्षेत्र से गायब हो गया। हाँ, विदा। नीचे खड़े सभी लोग, हम प्रतियोगिता के दूसरे दौर में फिर मिलेंगे। आरव की बेलगाम और दहाड़ती हुई हंसी आसमान में दूर से गूंज उठी। उस दिशा को घूरते हुए जहां आरव गायब हो गया था, अद्वै की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनमें मौजूद हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। जाहिर है उसने कल्पना भी नहीं की थी कि छोटे साथी में वास्तव में ऐसी भयानक क्षमता है जो सभी जानवरों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है। इस क्षण उसे पछतावा महसूस हुआ। उसे उस दिन लापरवाह होने और आरव को भागने देने का पछतावा हुआ, क्योंकि अगर उसे यह रहस्यमय डार्क बिस्ट और डार्क बिस्टों को नियंत्रित करने का तरीका मिल जाता, न केवल अद्वै बल्कि यहाँ मौजूद सभी मानव गूढ़ साधकों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि छोटे साथी के पास सभी जानवरों को उसके सामने झुकने पर मजबूर करने की क्षमता है। क्योंकि इससे पहले के वे सभी डार्क बिस्ट राजास्तर डार्क बिस्ट थे, फिर भी उन्होंने उस छोटे साथी के सामने पलटवार करने की भी हिम्मत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह छोटा साथी वास्तव में एक इंसान के बगल में रह रहा था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वज्रगरुड़ को देखते हुए जो एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया था, वज्रेंद्र ने अपनी नजर हटाई और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे महामाया पर्वत से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। श्रेष्ठ हुवेंद्र को सूचित करो, उसे बताओ कि उनका पीछा करने के लिए एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ को भेजा जाए। लेकिन क्या इससे नियम नहीं टूटेंगे? निष्कांत, जो वज्रेंद्र के बगल में खड़ा था, उसने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा। वज्रेंद्र ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, यह अभी भी इसे इंसानों के हाथों में पड़ने देने से बेहतर है। अगर यह इंसानों के नियंत्रण में आ गया तो हमारी डार्क बिस्ट जाति खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर निष्कांत ने झिझकना बंद कर दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर एक ब्लैक हॉक उसकी बाह पर उतर आया। थोड़ी देर बाद ब्लैक हॉक एक निश्चित दिशा की ओर उड़ गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।